तो आप हमारे देखने वालों को जो यूथ है उन्हें क्या मशवरा देते हैं कि जब उन्होंने करियर स्टार्ट करना है तो उन्हें सबसे पहले कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें कंसीडर करना चाहिए? सेल्फ डिस्कवरी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यू एम फॉर द टॉप। इन सब ये दौर जो है ना, ये डिग्री का दौर नहीं है। ये दौर है, ये है कि मुझे आता क्या है। जो बड़ी कंपनीज हैं वो ये नहीं देखती कि हम जिसको एम्प्लॉय करने लगे हैं वो कहाँ से पढ़ के आया और क्या पढ़ के आया है। उनको ये देखना है कि जो मुझे चाहिए वो इसको आता है कि नहीं आता। आप एजुकेशन सेक्टर को फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो स्टूडेंट्स को किस तरह से लेकर चलें ताकि वो मार्केट की डिमांड बन सके? सबसे आइडियल सिचुएशन ये होती है कि द थिंग विच इज माई हॉबी इज ऑल्सो माई प्रोफेशन। वो जो कहते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। चलो खुद कितने बहन भाई? हम 5 बहन भाई हैं। और आप कितने नंबर पर है? मैं 4th नंबर पे हूँ। इसका मतलब अगर आपके वालिदैन ने फैमिली प्लानिंग की होती तो आप आज यहाँ पे ना होते। आपको आप मानते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है? बेशक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों मैं हूं उस्ताद मोइन अख्तर सक्सेस टीम से। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। आज हमारे साथ एक और ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान में एक बेहतरीन लेवल के अचीवमेंट्स किए हैं और हमारे लिए सक्सेस प्रिंसिपल्स लेकर तशरीफ़ लेकर आए। अपने कीमती टाइम में से उन्होंने टाइम निकाला है। इरफान बाबर साहब जो कि GM हैं पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड के यानी कि पेल के। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? माशाल्लाह सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से शेड्यूल में से टाइम निकाल के आपने इंस्पायर यूथ प्रोग्राम को टाइम दिया। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कंसिडर किया मुझे। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप प्लीज़ ये फरमाइए कि आपने ज़िंदगी में जो अचीवमेंट्स हैं और आप ज़िंदगी में जिस तरह से कामयाबी की बुलंदियों पर पहुँचे हैं तो उसकी ज़रा मुख्तसर सी एक झलक ज़रा हमारे देखने वालों को दिखाइए। जी, मैं प्राइमरीली आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर UET लाहौर से। उसके अलावा मैंने MBA किया और मास्टर्स मैंने की है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। स्टार्ट में मैं आया था वापडा में 91 में। ये जिस कंपनी में मैं इस वक्त हूँ पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड पेल जो है वो पाकिस्तान में पावर नेटवर्क प्रोडक्ट्स का आई थिंक वी आर द नंबर 1 कंपनी इन पाकिस्तान। अब मैं एज ए सीनियर जनरल मैनेजर यहाँ पे हूँ एंड आई एम लुकिंग आफ्टर ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर्स, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स भी हैं, जिसमें पावर ट्रांसफार्मर्स भी हैं। तो इनके जितने ऑपरेशंस हैं कंसर्निंग दी मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन, R&D, क्वालिटी कंट्रोल, सप्लाई चेन, उन सारों को मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त सर, आपने माशाल्लाह एक इंतहाई सीनियर पोजीशन पे आप माशाल्लाह पहुंच चुके हैं। तो आप हमारे देखने वालों को जो यूथ है उन्हें क्या मशवरा देते हैं कि जब उन्होंने करियर स्टार्ट करना है तो उन्हें सबसे पहले कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें कंसीडर करना चाहिए? देखें मोइन साहब, सबसे पहले तो जो आज की यूथ है और जो हमारा यूथ का टाइम था उसमें अब फंडामेंटल फ़र्क आ चुका है। आज की यूथ हमारे से कहीं ज़्यादा अवेयर है और उसको हमारे से कहीं ज़्यादा जो है चीज़ों का वो इदराक है। इन्फॉर्मेशन अब हर बंदे के हाथ में मौजूद है। तो इसलिए उस हवाले से जो आज की यूथ है उसको मैं ही समझता हूँ कि उसकी यकीनन जो अवेयरनेस है या जो उसके पास नॉलेज है वो हमसे कहीं ज़्यादा है। तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि जब आप करियर से पहले जब आपने अपनी एजुकेशन में जाना है या आपने अपने उस डिस्कवरी जो है ना जी, वो सबसे ज़रूरी है कि आप सेल्फ डिस्कवरी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि आप क्या समझते हैं कि आप में क्या चीज़ आपको इंस्पायर करती है, क्या आप समझते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। अगर ये आप अर्ली एज में इसको कैप्चर कर लेंगे तो उसके बाद फिर सबसे आइडियल सिचुएशन ये होती है कि द थिंग विच इज़ माई हॉबी इज़ ऑल्सो माई प्रोफेशन। दिस इज़ द आइडियल कॉम्बिनेशन। यानी कि इसे हम ये कह सकते हैं सर कि पैशन डिस्कवर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इसमें ना आजकल के जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, उनके लिए भी मेरी यही एडवाइस है कि उनका भी जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल है। अगेन यंग पेरेंट्स हैं हमारे इस वक्त, ज़ाहिर है, जिनके लिए स्पेसिफिकली मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि उनको भी ये चाहिए कि अब वो ज़माना नहीं है कि हम बच्चों को जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से चला सके। पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों को उस तरह की इनेबलिंग एनवायरनमेंट दें
कि जिसमें बच्चा जो अपना पैशन है, अपनी जो स्ट्रेंथ्स है, उनको वो परसू कर सके, उनको जो है ना उसको उसमें कोई रुकावट ना हो। अगर इस तरह की इन्वायरमेंट पेरेंट्स और बच्चे कर पाएंगे तो फिर तो बहुत आसान होगा उन बच्चों के लिए अपने आप को आगे लेके जाना। माशाल्लाह सर, हमारे देखने वाले आपसे ये आपके एक्सपीरियंस की बुनियाद पर चीज़ें सीख रहे हैं, तो सर काइंडली आप ये फरमाएंगे कि आपने अपना पैशन किस तरह से डिस्कवर किया? कि हमारे ज़माने में और आज के ज़माने में बड़ा फ़र्क था। उस ज़माने में ना एक तो इतनी कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट नहीं थी, वो मोबाइल का ज़माना भी नहीं था, वो इंटरनेट का ज़माना भी नहीं था, चीज़ें उस वक्त तो बहुत सिंपल हुआ करती थी और पेरेंट्स भी बड़े उस हवाले से रिलैक्स होते थे, लेड बैक होते थे। इतनी उस वक्त जो थी ना वो कंपटीशन या वो वाला माहौल नहीं था उस वक्त। तो हम जब ग्रो हो रहे थे तो उस ज़माने में 2-3 जो थे ना जी वो थे मेजर लेट्स से एरियाज ऑफ प्रोफेशन। उसमें मेडिसिन थी, उसमें इंजीनियरिंग थी, उसमें कोई फाइनेंस या बैंक की साइड थी। तो ये चीज़ें थी जो उस वक्त ज़्यादा मकबूल होती थी। तो वो ऑटोमेटिकली एक होती थी गिवन ये फैक्ट होता था कि जो बच्चा को थोड़ा बहुत उसके जो पढ़ लिया, कोई नंबर उसके अच्छे आ गए हैं, तो या वो इंजीनियर बन जाएगा या डॉक्टर बन जाएगा। तो उसी उसमें लुढ़कते लुढ़कते जो है ना जी हम तो चले गए इंजीनियरिंग की तरफ। आपका पैशन फिर ऑटोमेटिकली डिस्कवर हो गया? उसके बाद डिस्कवरी होती है। अच्छा। डिस्कवरी उसके बाद होती है। डिस्कवरी का टाइम तब आया जब प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो चुकी थी। सही। कि अब ये एहसास हुआ कि हाँ अब हमारे जो कुछ भी हमने सीखा है, जो पढ़ा है, हम उसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो वो फिर जब मैंने अपना पब्लिक सेक्टर से मैं प्राइवेट सेक्टर में आया और खुशकिस्मती थी कि इस तरह की कंपनी या इस तरह की वहाँ पे हमें इन्वायरमेंट मिली है जहाँ पे काम करने का रूम जो है ना जी वो बहुत दिया जाता है। तो आई कैन मेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस ऑन माय ओन। तो ये जो है ना ये एक उस चीज़ ने हेल्प की इनिशिएटिव लेने के लिए और डिलीवर करने के लिए। सही। तो इट मीन्स कि आप आहिस्ता आहिस्ता जो है, जो आपके अंदर की आवाज़ थी, आप उससे हारमोनी में आते गए और आप समझते हैं कि ये आप पर अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि आप उसी फील्ड में आए गए जो आपके अंदर की आवाज़ थी। देखें बिल्कुल अल्लाह ताला का करम है, वालिदैन की दुआएं हैं, उसके बगैर जो है ना जी फैमिली के सपोर्ट है, उसके बगैर शायद ये जर्नी इतनी आसान ना होती। अच्छा, जो हमारे देखने वाले हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि आज के दौर में हम किस तरह से अपना पैशन डिस्कवर कर सकते हैं? देखें अगर हम ये समझेंगे कि जो मोबाइल टाइम है या जो स्क्रीन टाइम है वो सिर्फ उसमें नेगेटिव्स ही हैं, या आप बच्चों को आप ये कहें कि जी आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है और उस चीज़ से परे रहना है और आपने यही करना है, तो इस चीज़ को थोड़ा जो है ना जी उसको हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए और कोशिश करें कि आप रेगुलेट करें। बच्चे भी अपने आप को उस रेगुलेशन में जो है ना वो एडजस्ट करने की कोशिश करें और वो ये समझें कि जो मुझे मेरे पेरेंट्स बता रहे हैं वो यकीनन मेरे फ़ायदे के लिए है। एंड देन अगेन इंफॉर्मेशन इज़ 24/7 अवेलेबल। आप के लिए या उन बच्चों के लिए और उन वालिदैन के लिए मेरी तो यही छोटी सी गुजारिश है कि कोई काम, कोई प्रोफेशन, कोई शौक़ जो है ना जी उसमें कोई आर नहीं होता। आपने अपनी उस चीज़ को जो है ना वो रिकग्नाइज करना है और फिर उसको स्ट्रॉन्ग करना है। आपने कोशिश करें कि जो करना है ना उसके लिए यू एम फॉर द टॉप, एक्सेलेंस को आप जो है ना जी उसको एम करें। तो अगर ये इस पैशन से अगर आप जाएंगे तो इवन अगर आपका पैशन जो है वो खाना पकाना है तो इवन देन यू कैन गेट टू लॉट ऑफ सक्सेस। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आप एक बड़ा अहम पॉइंट माशाल्लाह बार बार उसे हाईलाइट कर रहे हैं कि पेरेंटिंग का इसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले होता है। तो सर आप भी पेरेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप अपने बच्चों की पेरेंटिंग किस तरह से कर रहे हैं? मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं और दोनों अब जो हैं वो बेटा तो माशाल्लाह ही इज़ ऑलरेडी ऑन हिज करियर पाथ। उसको शुरू से पता था कि उसने कंप्यूटर्स के साथ ही खेलना है डे 1 से। तो उसने अपने एजुकेशन में भी कंप्यूटर्स को उसने परसू किया,
यहाँ से ग्रेजुएशन के बाद वो अमेरिका चला गया, वहाँ से उसने मास्टर्स की, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब की 4-5 साल, और अब वो पीएचडी कर रहा है वहाँ पे एमआईटी में कंप्यूटर साइंस में। सिमिलरली बेटी जो है वो भी यहाँ पे उसने अपनी एजुकेशन की, और फिर उसको कंप्यूटर्स से ज़्यादा उसको पीपल स्किल्स का और मैनेजमेंट का उसका ज़्यादा उसका रुझान है। तो वो यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद नाउ शी इज़ इन कनाडा, और वो पोर्टोलू में मास्टर्स कर रही है। तो बच्चे जो हैं वो तो अल्लाह को शुक्र है कि उन्होंने अपने आप को डिस्कवर कर लिया इन गुड एज। यानी कि आपने उन्हें असिस्ट ही किया, आपने कोई अपनी मर्जी उन पर किसी भी हवाले से नहीं। मैं फिर गुजारिश करूँ जी कि जो है ना ये जहाँ पे आज मैं समझता हूँ कि जो भी थोड़ी बहुत अचीवमेंट है, अल्लाह ताला का करम, पेरेंट्स की दुआएं, और मेरी जो मैं कहता हूँ तो मच बेटर हाफ, सिर्फ बेटर हाफ नहीं, शी इज़ ए मच बेटर हाफ। तो मेरी बेगम का इसमें बहुत बड़ा रोल है। यानी कि ये इस बात को आप मानते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है? बेशक बेशक बेशक। देखिए जी, उस घर के उस पे जब तक आपको पॉजिटिव वो इन्वायरमेंट नहीं होगी तो फिर तो आप उसी मसाइल में बचे रहेंगे। फिर आपने अपने प्रोफेशन की तरफ या उस तरफ, तो मैं तो अभी भी जो है ना, मैं तो अभी भी 24/7 अवेलेबल होता हूँ अपने प्रोफेशन के लिए, या अपने जो और अगर मेरे कोई इस तरह से मामला हैं उनके लिए। एंड माई वाइफ शी रियलाइजेज, और वो शी इज ऑलवेज सपोर्टिव ऑन दिस। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। यानी कि आपकी जो मिसेज हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बेशक बेशक, माशाल्लाह। अच्छा सर, दूसरे जैसे आपने बताया कि आपके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, ज़रा जस्ट साइड नोट के तौर पे वो जो कहते हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे, एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, तो आप इस फार्मूले पर चल रहे हैं? मेरे कुछ दोस्त हैं वो इस मामले में मेरा हमेशा जो है ना जी वो बड़ा मजाक उड़ाते हैं सेंस में कि भाई तूने बड़ी प्लानिंग की। अल्लाह ताला की तरफ से है। असल में बेटा पहला था माशाल्लाह बड़ा है, और उसके बाद जब अल्लाह ताला ने बेटी थी तो उस वक्त ऑटोमेटिकली मेरे ज़हन में यही था कि आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली इज़ कंप्लीट। तो मेरी बेगम ने भी मुझे सपोर्ट किया। यानी कि वैसे, और सर इसमें क्या इससे ये भी हमारे सामने आ जाए एक चीज़ कि क्या बच्चों के कम या ज़्यादा होने से क्या बच्चों की तरबियत पे इम्पैक्ट आता है आपके ख्याल में? देखिए, आई थिंक इसको शायद मैं इस तरह से अगर कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दूंगा तो शायद मुनासिब बात नहीं होगी। अगेन दिस डिपेंड्स ऑन योर ओन सर्कमस्टेंसेस, ऑन योर ओन फिलॉसफी। लेकिन मेरी अब कोशिश ये होती है कि अपने कोलीग्स के साथ, अपने बाकी जो मेरे आसपास के लोग हैं उनके साथ, जब इस तरह की मेरे पास कोई वो मिठाई की प्लेट आती है तो मैं उससे ज़रूर ये इंक्वायर करता हूँ कि हाँ बरखुरदार माशाल्लाह कितने हो गए हैं और क्या इरादा है, और एंड देन आई ट्राई टू गिव देम द अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस कि फैमिली प्लानिंग की भी एक इम्पोर्टेंस है। तो ये एक कोशिश ज़रूर होती है। मैं जब भी जी मौका मिलता है तो ज़रूर इस पे जो है ना जी वो अपनी तरफ से मैं उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक मैसेज ज़रूर देने की कोशिश। आप सर माशाल्लाह खुद कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहन भाई हैं। और आप कितने नंबर पर है? मैं 4th नंबर पे हूँ। इसका मतलब अगर आपके वालिदैन ने फैमिली प्लानिंग की होती तो आप आज यहाँ पे ना होते। ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन मैं फिर वही मैं आपको फिर ले जाता हूँ वही 30 साल पहले, 40 साल पहले। वो ज़माने और थे, फ़र्क थे वो ज़माने। वहाँ उस ज़माने में इतनी वो स्ट्रेस वाली सूरत नहीं होती थी जितनी आजकल है। अच्छा सर, बच्चों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। करियर प्लानिंग में आपने फरमाया कि उनके लिए सेल्फ डिस्कवरी बड़ी इंपॉर्टेंट है और उन्हें सबसे पहले अपने पैशन को डिस्कवर करना चाहिए। अच्छा सर, अब एक क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, और अक्सर यूथ की तरफ से आता है कि देखें जी, अगर किसी भी काम में आना है तो उसका वो समझते हैं कि एक पर्पज़ है पैसा कमाना, अच्छा पैसा कमाना। अब वो पैसा कमाने में जब हमारे इर्द गिर्द देखते हैं और यूट्यूब पे जैसे ट्रेंड्स होते हैं कि जनाब आप पबजी खेल कर पैसा कैसे कमाएं, और आप फलां इस तरह की वीडियोस बनाएं और उसके बाद आपका जो आप एक हफ्ते में 4 लाख कैसे कमाएं। अब इस तरह की जब वीडियोस आती हैं तो बच्चा थोड़ा सा डिट्रैक्ट होता है कि अगर पैसा कमाना ही पर्पज़ है तो क्यों ना पबजी की गेम्स पे वीडियोस बना के कमाया जाए या किसी और तरफ से कमाया जाए, और वो इस चीज़ पे बिल्कुल भूल ही जाता है कि उसके अंदर की भी कोई आवाज़ है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें, अगेन पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, इस हम फैक्ट को जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते। ये हर एक की ज़रूरत है और ये यकीनन ज़रूरी चीज़ है। एक चीज़ है मोरालिटी। आप
प्रॉबली अगर अगेन ये इसमें हमारे घर का, हमारे पेरेंट्स का, उस घर के माहौल का ज़रूर हाथ होगा कि उसकी अवेयरनेस बच्चों को हमने डे वन से देने की कोशिश की है। हम जाहिर है एक पर्टिकुलर हमारा मज़हब भी है, उसकी भी कुछ ना कुछ हमें टीचिंग है हमारे पास, तो उस लाइन को, उसकी हमारे बच्चों को अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए कि वो जो मोरालिटी की, वो जो वैल्यूज़ की लाइन है, वो हमने नहीं क्रॉस करनी। उसके अंदर रहते हुए मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर उसकी स्किल है ऑनलाइन गेम खेलना, तो और उसने अपनी बाकी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक चेकलिस्ट है, वो अगर उसने फुलफ़िल कर ली हुई है, तो कोई हर्ज नहीं है कि अगर वो उसको परसू कर लेता है और उस पर वो 4 पैसे भी कमा लेता है। आजकल हमारे पास इतने टूल्स अवेलेबल हैं। देखिए मोइन साहब, ये दौर जो है ना, ये डिग्री का दौर नहीं है, ये दौर है, ये है कि मुझे आता क्या है, ये इसका दौर है। और उसके लिए ना आपको किसी इंस्टीट्यूट से जाके आपने कोई सर्टिफिकेट लेना है और ना आपको किसी और उसकी ज़रूरत है। आपके पास अवेलेबल है हर चीज़ ऑनलाइन। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए है, क्या करना है और मुझे कहाँ से सीखना है। टूल्स अवेलेबल हैं। ज़बरदस्त सर, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट जो है रेज़ किया है कि अब जो आगे दौर आ रहा है वो डिग्री लेस दौर आ रहा है। और सर लेकिन उसमें एक पॉइंट आ जाता है, वो कहते हैं कि देखें जी, और ये अक्सर माशाल्लाह ये इस वक्त का ट्रेंड है और इसमें ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि अब जो पेपर का एक जो पेपर है डिग्री, उसका पेपर वैल्यू उसकी इतनी नहीं है, जबकि आपको जो आता है वो मैटर्स ज़्यादा करता है। तो फिर वहाँ पे एक काउंटर क्वेश्चन आता है कि क्या जो कंपनीज़ जब वो अनाउंस करती हैं, एडवर्टाइज़ करती हैं किसी पोजीशन को, तो साथ में उन्होंने लिखा होता है एमएससी केमिस्ट्री या व्हाटएवर इस तरह से। तो वो कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने मेरा शौक है और मैंने केमिस्ट्री में बड़ा काम किया हुआ है, लेकिन मैंने एमएससी नहीं की हुई, तो क्या मुझे ऑफर करेंगे जॉब? देखिए ये चीज़ें जो है ना जी, ये शायद हमारे पास अभी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई, लेकिन डेवलपिंग वर्ल्ड में वो लोग उस तरफ को जा चुके हैं। सही। और स्पेशली जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है, जो ज़ाहिर है इस वक्त एक उसका बूम है, एआई का दौर है, उसमें तो ऑलरेडी जो है वो जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो ये नहीं देखती कि हम जिसको एम्प्लॉय करने लगे हैं वो कहाँ से पढ़ के आया है और क्या पढ़ के आया है। उनको ये देखना है कि जो मुझे चाहिए वो इसको आता है कि नहीं आता। बहुत जल्द इधर भी ये चेंज आ जाएगा, हर जगह शायद ना आए। देखिए अगेन, अगर मुझे मेडिकल एडवाइस चाहिए तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर शायद जो है ना जी, उसको मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि वो ऑनलाइन पढ़ के आ जाए, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है, या उस तरह से जो और इस तरह के हमारे प्रोफेशंस हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो प्रॉपर कोचिंग के साथ आए। हाँ, वो डॉक्टर ऑनलाइन अवेलेबल ज़रूर हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ के नहीं आ सकता। ये एक थोड़ा सा फ़र्क जो है ना इन चीज़ों में है। तो इट मीन्स कि सर अगर ये सिनेरियो, जैसे आप जनरल अगर हम बात करते हैं, अगर हम वेरी टेक्निकल और वेरी स्पेसिफिक एरिया की बात नहीं करते, जैसे मेडिकल साइंस की आपने बात की, तो सर आप एजुकेशन सेक्टर को फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो स्टूडेंट्स को किस तरह से लेकर चलें ताकि वो मार्केट की डिमांड बन सके? दुखी आपने जो है ना जी वो सवाल पूछ लिया मेरे से, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर पाकिस्तान का जो है ना जी, वो मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पर मैं तो अब काफ़ी डिसअपॉइंट हूँ। जो हमारा स्टैंडर्ड है और जो हमने हाल किया है, मैंने शायद पता नहीं अपने इंट्रो में आपको अपने स्कूलिंग के बारे में नहीं बताया, मैं गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हूँ। तो आज के दौर में आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक करने वाला बच्चा जो है उसको हम कहाँ देखते हैं। ये एक अनफॉर्चुनेटली जो है ना जी हमारे मुल्क में एक ये अलमिया आ गया कि एजुकेशन का, भले वो प्राइमरी एजुकेशन हो, वो प्रोफेशनल एजुकेशन हो, उसका हमने जो है ना जी वो सही मयार को मेंटेन नहीं कर पाए। जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, जिसकी मेरे ख्याल में अब हम मिसाल दे सकते हैं, उनसे कंपैरिजन कोई नहीं बनता, उन्होंने फंडामेंटल चेंज ही वहाँ पे ये है, या फ़र्क एक जो है ना, वन ऑफ द फंडामेंटल फ़र्क वो उनका एजुकेशन का मयार है। तो सर अगर आपको फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए अगर आपसे रिक्वेस्ट की जाए सर, आप 2 मिनट में कुछ सजेस्ट करें कि हमारे एकेडेमिया को
किन चीज़ों को इनकलकेट करना चाहिए अपने एजुकेशन सिस्टम में ताकि वो एक बेहतरीन यूथ को प्रोवाइड कर सके? डायनामिक, स्टैटिक नहीं हो सकता, आपको डायनामिक होना पड़ेगा। अगर आप ये समझ लें कि आज हमने ये करिकुलम बना दिया तो बस हमारा काम ख़त्म हो गया, वो शायद जो सोच है ना वो उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगेन एजुकेशन में भी जो है ना जी वो अब बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। अब साइकोलॉजी जो है ना जी उसकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है किसी भी एजुकेशनल सेंटर में, अदारे में। और अब वहाँ पे जो अच्छे अदारे हैं उन्होंने साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे रखे होते हैं ताकि बच्चों की जो नफ्सियाती मसाइल हैं उनको भी साथ साथ एड्रेस किया जा सके। तो अगेन एक तो आप स्टैटिक नहीं हो सकते, और साथ में आपको जो पढ़ाने वाले हैं उनके लिए भी आपको जो है ना कोई एक मिनिमम बेंचमार्क रखना पड़ेगा कि जो पढ़ा रहा है उसके लिए हमारे पास क्या मयार है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी है। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से आपने पाकिस्तान में इतना ग्रो किया, माशाल्लाह आप कामयाबी की बुलंदियों पे पहुंचे हैं, तो आपने पाकिस्तानी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए या पे बैक करने के लिए आपके पास कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? अच्छा है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और ये जो है ना जी ये इसका जवाब मेरे वैसे भी बड़ा दिल के करीब है। फॉर्चुनेटली जो मेरा इंजीनियरिंग का बैच है, हम लोगों का बैच था, हमने स्टार्ट किया था 84 में, लेकिन उसको कहते थे 83 स्पेशल। तो ये वाकई एक स्पेशल बैच, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे इस बैच में माशाल्लाह बहुत सारे जो मेरे बैचमेट्स हैं उन्होंने प्रोफेशनली बहुत ग्रो किया। तो 2015 में हमने अपनी एक 25 इयर्स की ग्रेजुएशन को सेलिब्रेट करने के लिए एक गेट टुगेदर किया। अपने सारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के साथियों को बुलाया उसमें, तो जो जो आ सकता था, कुछ लोग बाहर से भी आए। उस गेट टुगेदर में एक आइडिया फ्लोट हुआ कि अब इट्स अबाउट टाइम कि वी हैव टू पे बैक, जो भी अब जहाँ पे पहुँचे हैं तो अब पे बैक का टाइम भी है। तो हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया यूईटी लाहौर में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए। हमने स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप को इनिशिएट किया, जिसमें हमने जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं यूईटी के, उनको, हमारा यूईटी में एक डिपार्टमेंट है फाइनेंशियल असिस्टेंस का, उनकी कोलैबोरेशन के साथ वहाँ पे हमने 2 स्टूडेंट्स से स्टार्ट लिया, और 2015 से लेके अब तक मोर देन 12 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस स्कॉलरशिप से वो मुस्तफ़िद हो चुके हैं। और उस मद में हमने आई थिंक 4 to 5 मिलियन जो है कंट्रीब्यूट किया उसमें। इसी दौरान में कोविड आ जाता है, और कोविड में बहुत सारे लोग घर से बैठ के काम करना शुरू कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ टाइम मिलता है मज़ीद सोच विचार करने का। तो उस दौरान हमारे जो कनाडा के यूएस के दोस्त, उन्होंने ख़ास तौर पे एक इनिशिएटिव का स्टार्ट लिया, और उसमें ये था ऑब्जेक्टिव कि अब हम हेल्थ सेक्टर में कुछ जो है ना वो कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कोविड का ज़माना था तो लोग कॉन्शियस थे उस हवाले से, और उसी दौरान ये भी ख्याल आया कि अब एक हम इसको फॉर्मलाइज कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक जो हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं स्कॉलरशिप में ये थोड़ी सी एक इनफॉर्मल सी कंट्रीब्यूशन है। तो एक इंजीनियर्स फॉर कम्युनिटी वेलफेयर ECW के नाम से हमने एक ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट लिया, नॉन फॉर प्रॉफिट, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड है, यूएस में भी रजिस्टर्ड है। और उसका पहला प्रोजेक्ट था, हमने एक डायग्नोस्टिक लैब इस्टेब्लिश की। उस लैब को इस्टेब्लिश करने के बाद हमने उसको कुछ ऑपरेशनल जब वो उसमें आ गई, वो फिर हमने उसको जो हमारा अदारा है अल खिदमत, उनके हवाले कर दिया। तो अब वो लैब को अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत वाले कामयाबी से चला रहे हैं। इसके साथ ECW के प्लेटफॉर्म पे हम जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं, जो अपने करियर का स्टार्ट जिनका है, जिस बारे में अभी हम बात भी कर रहे थे पहले,
उनको हम कोशिश करके उनको हेल्प कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई दी रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ हमारे दोस्तों की अपनी कंपनीज़ हैं उनके साथ, और कुछ और अदारों के साथ जिसमें पेल भी शामिल है, और उसमें हम फिर इनको हम कहते हैं ट्रेनी इंजीनियर्स। जो ये ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं उनके लिए हम कुछ 3 से 6 महीने का एक प्रोग्राम जो है उन कंपनीज़ के साथ वो एग्री करते हैं, जिसकी फंडिंग ECW कर रही होती है, या उसमें डिफरेंट वो हैं मैकेनिज़म्स जिसके पास वो इंटर्नशिप करने या सीखने के लिए जाएगा, वो कंपनी भी ऑफ़र करती है कि इसमें मैं किसी हद तक इसको मैं फ़ंड कर देती हूँ। तो ये हमने सिलसिला शुरू किया, तकरीबन 2 साल इसको हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आई थिंक मोर देन 50 इंजीनियर्स इस प्रोग्राम से गुज़र के मुख्तलिफ़ जगहों पे अब वो माशाल्लाह जॉब पे चले गए हैं। माशाल्लाह, यानी कि सर वो जितनी ज़िंदगी उनकी है, जितना वो फ़ायदा इससे उठाएंगे, तो उनका इंशाल्लाह एक अजर जो है वो आपके खाते में काउंट होता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके साथ साथ कुछ हम काम करते हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में UET में, और इसके साथ साथ कोशिश होती है कि जहाँ पे मौका मिले तो हम स्टूडेंट्स की कुछ मेंटरिंग में उनकी उसमें हम जो है ना उसमें हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो ECW जो है वो अब मेरे क्या कहना चाहिए जो है ना जी रूटीन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो है, और एक अब हम उसको एक एज ए पैशन जो है उसको लेके चल रहे हैं। ज़बरदस्त। सर कोई वॉलंटियर भी कर सकता है इसके लिए अपने आप को? जी जी बिल्कुल, वॉलंटियर हमने एक वेबसाइट बनाई हुई है, उसमें आप उस वेबसाइट पे आप आएँ, आप फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करें, आप वॉलंटियर करें, क्योंकि ये तो एक वो कार्य खैर है, और हम चाहते हैं कि इसमें हर जो भी हमारे दोस्त साथी हैं, जो लोग हैं, वो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन डालें। तो सर उसके लिए जो वेबसाइट है वो इंशाल्लाह आपकी इस रिकॉर्डिंग में हम स्क्रीन पे चला देते हैं। बिल्कुल चलाएं उसको, वो भी चलाएं, मैं आपसे वो उसका ब्रोशर भी शेयर करूंगा, वो भी चलाएं। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो स्टूडेंट्स इसका पार्ट बनना चाहें? देखें, अब हमने जो एक एफर्ट शुरू की है वो ये शुरू की है कि जो बच्चे स्कॉलरशिप ले के ग्रेजुएट कर गए उनको हमने अप्रोच किया, और जो बच्चे इसका पार्ट बन के जो जॉब पे चले गए उनको हमने अप्रोच किया। तो वो तो एक हम कोशिश कर रहे हैं एक कम्युनिटी डेवलप करने की। ये तो वो हैं बच्चे जो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अब हमारा यही प्लान है कि उनको हम इसकी जो है ना जी इसकी इन्फॉर्मेशन वो दी जाए, और उसके बाद फिर उसमें से स्पेशली जो वो वाले स्टूडेंट्स जो इस वक्त स्कॉलरशिप ले रहे हैं वो हमारे साथ मिलके जो हमारी छोटी मोटी डेली की एक्टिविटी होती है उसमें अगर हमें कोई अपना टाइम वॉलंटियर कर सके तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। जी सर, क्लोजिंग की तरफ जाने से पहले एक बड़ा अहम जो पॉइंट आता है कि भाई पाकिस्तान में कामयाबी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अगर आपने कामयाब होना है तो आप किसी और कंट्री में चले जाएं। इस हवाले से आप क्या फरमाते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट जो है ना जी ये मुकम्मल दुरुस्त तो शायद नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हमारे हालात जो है वो बहुत सुधर गए हैं या हम बड़ी अच्छी तरफ जा रहे हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा। लेकिन जाहिर है वी आर अ नेशन ऑफ 220 मिलियन प्लस, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज इन इटसेल्फ है। और एक मुझे एक साहब ने बड़ी अच्छी उन्होंने मुझे एक बात कही थी, एक सोचने का एंगल है कि जिस तरह से यहाँ से अब पिछले 2-3 साल में ख़ास तौर पे एक मैसिव लोगों का रुझान आ गया है बाहर जाने की तरफ। जी जी जी। तो जो लोग नहीं जाएंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही मेरे ख्याल में एक ये बड़ा अच्छा एक एंगल है चीज़ को देखने के लिए। और जो लोग मेरी तरह के जो बाहर नहीं गए या नहीं जाना चाहते उनके लिए कि यहाँ पे भी रह के हमारे पास बहुत सारे मौके हैं, और हमारे आसपास बेशुमार जो है इस तरह के एग्जांपल्स मौजूद हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पे काम किया, यहाँ सर्व किया। और दूसरी बात ये है कि अगर हम ये समझते हैं कि हम सिर्फ यहाँ रह के सर्व कर सकते हैं, वो भी शायद जो है ना ये भी एक मिसकंसेप्शन है। हम बाहर जाके भी अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें जो है ना जी उनके अपने अपने वो हैं
प्रोज एंड कॉन्स। ज़बरदस्त। अच्छा सर, क्लोजिंग रिमार्क्स के तौर पे अगर आप, हमारी जो यूथ हमें देख रही है और आपसे ये प्रिंसिपल सीख रही है कामयाबी के हवाले से, टॉप परफॉर्मिंग एटीट्यूड के हवाले से, तो सर आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में किन उसूलों को अपनाएं ताकि वो ज़िंदगी में कामयाब हो सके? देखिए, सिंसियरिटी और डेडिकेशन, मेरे ख्याल में ये दो ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप अपने लर्निंग के साथ सिंसियर हों और जो आपका जिस भी इदारे में आप पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं उसके साथ आपकी सिंसियरिटी होनी चाहिए, अपने मुल्क के साथ अपने आप सिंसियरिटी होनी चाहिए, एंड देन डेडिकेशन, क्योंकि मेहनत किए बगैर जो है ना जी वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सर जज़ाकल्लाह खैर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और हमारी यूथ ने यकीनन आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। और इंशाल्लाह मेरी सबसे दुआ है और रिक्वेस्ट भी है बल्कि कि सर के लिए दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ताला इन्हें इसी तरह से भरपूर तरीके से कंट्रीब्यूट करने की तौफीक अता फरमाए और इन्हें और ज़्यादा तरक्कियाँ अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, जज़ाकल्लाह खैर।